अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज मेरे पास जून 2017 का पास्ट पेपर है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन फाइनेंस का। सही है। इस पास्ट पेपर के अंदर मैंने सारे सवाल कर लिए, जैसे मेरे पास एक सवाल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल को सर आ जाए एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। मेरे पास सर क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिटर्न ऑफ द टू स्टॉक हैज़ बीन एस्टिमेटेड। सर मेरे पास इसमें दो स्टॉक्स दिए हुए हैं, दैट इज स्टॉक नंबर ए एंड एज वेल एज स्टॉक नंबर बी। अच्छा सर, हर स्टॉक की क्या चांसेस हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो उसने ऑलरेडी दी भी है। उसने बोला और मुझे क्या करना है, इस सवाल के अंदर मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है ऑफ द स्टॉकेज और बताना है कि इसके अंदर से कौन सा सबसे ज़्यादा रिस्की है। क्लियर है सर? मेरे पास दो स्टॉक हैं, एक है मेरे पास स्टॉक ए और दूसरा वाला है मेरे पास स्टॉक बी। क्लियर है? एक है स्टॉक ए और दूसरा है स्टॉक बी। अच्छा, उसने बोला मेरे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब चांसेस हैं, मतलब कितने परसेंट चांसेस हैं? 30% चांसेस हैं, 40% चांसेस हैं और 30% चांसेस हैं। उसने बोला सर मेरे पास स्टॉक ए का 30% चांस है कि 12% आ जाए, स्टॉक बी का मेरे पास 30% चांसेस है कि मेरे पास 5% आ जाए। उसी तरीके से मेरे पास 40% चांसेस हैं कि स्टॉक ए का 8 आ जाए और मेरे पास 40% चांसेस हैं स्टॉक बी का 4 आ जाए। मेरे पास 30% चांसेस हैं स्टॉक ए का मेरे पास 6 आ जाए और 30% चांसेस हैं ये मेरे पास स्टॉक बी का 3 आ जाए। अच्छा सर, मैं आपको बता दूं मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है। जब भी आपने दो चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस निकालने होते हैं ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब जैसे मैं बोलूँ आपके पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स है। अब मैं बोलूँ स्टूडेंट को मुझे डिफरेंसेस निकालना है स्टूडेंट के ऑन द बेसिस ऑफ किस स्टूडेंट ने उठाए मैथ्स के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स और किस स्टूडेंट ने उठाए मेरे पास फिजिक्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स। तो मुझे एक दूसरे को दोनों स्टूडेंट्स का डिफरेंसेस निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल। मतलब मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट दिए, उनमें से उन्हीं स्टूडेंट्स में से मैं किसी को फिजिक्स के लिए चूज़ कर रहा हूँ और उन्हीं स्टूडेंट में से मैं किसी को मैथ्स के लिए चूज़ कर रहा हूँ। तो सही है, सिंगल वेरिएबल सिंगल एक एक वेरिएबल स्टूडेंट चाहिए और उसको मैं दोनों अलग अलग चीज़ों में उन दोनों का डिफरेंस मालूम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से इस सवाल के अंदर आपके पास दो स्टॉक हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी, इन दोनों का डिफरेंसेस आपने निकालना है और उसमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा रिस्की है। इसकी रिस्की निकालने की वजह से मैं निकालूंगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला यूज़ करूंगा। क्लियर हो गया? इस सवाल को एज इट इज़ मैंने एक्सेल के ऊपर ड्राफ्ट किया हुआ है। तो मेरे पास सर मेरे पास प्रोबेबिलिटी है स्टॉक ए की और स्टॉक बी की ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है कि 30% प्रोबेबिलिटी है कि 12% आ जाए और मेरे पास 30% प्रोबेबिलिटी है स्टॉक बी की मेरे पास 5% आ जाए। उसी तरीके से मेरे पास 40% प्रोबेबिलिटी है स्टॉक ए मेरे पास 8% आ जाए और मेरे पास 40% प्रोबेबिलिटी है स्टॉक बी मेरे पास 4% आ जाए और मेरे पास 30% प्रोबेबिलिटी है मेरे पास स्टॉक ए 6% आ जाए और मेरे पास 30% प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास स्टॉक बी 3% आ जाए। क्लियर हो गया सर? मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उसने बोला स्टॉक ए टोटल प्रोबेबिलिटी 30 + 40 + 30 मेरे पास होता है 100%। मतलब 100% मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल पॉपुलेशन मेरे पास 100% है। क्लियर है? ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। कोफिशिएंट का वेरिएशन ऑफ फॉर्मूला मेरे पास होता है दैट इज मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन और उसको डिवाइड करता हूँ मैं किसी चीज़ से, मीन से। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं बताता हूँ। मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है सिग्मा। सिग्मा से मैं उसको डिनोट करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन को। क्लियर हो गया? अच्छा, तो मैंने लिखा कम्यूटेटिव मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरे पास क्या हो गया, सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन। अच्छा, मीन आप किस तरीके से निकालते हैं? मीन मैं आपको यूजुअली बताऊं तो आपने बताया मीन आपके पास होता है एक एवरेज, एक छोटी सी चीज़ का एक एवरेज, उसको मैं क्या कहता हूँ? मीन कहता हूँ। क्या चीज़? मेरे पास हर एक किसी भी चीज़ का एवरेज को मैं क्या कहता हूँ? मीन कहता हूँ। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है कि मेरे पास रेडिकल लूँगा, पूरा रेडिकल लेके उसके अंदर मेरे पास एक्चुअल मेरे पास क्या परसेंटेज है, जैसे कि मेरे पास 12% परसेंटेज है जो कि वेरिएबल है, टोटल वेरिएबल लेस मीन, उसका मैं ले लेता हूँ स्क्वायर, प्लस मेरे पास वेरिएबल लेस मीन उसका स्क्वायर, और ये मेरे पास अंडर रूट के अंदर सब चीज़ें जारी होती हैं। कोई मसला नहीं है। अभी जब हम सवाल सॉल्व करेंगे आपको एक एक चीज़ हर चीज़ क्लियर होती जाएगी और भी। क्लियर है? ये मैंने सवाल ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है। अब मुझे देखो मीन निकालना है। मैं मीन किस तरीके से निकालूंगा? मेरे पास एक स्टॉक है, स्टॉक ए। क्लियर है? पहले मैं निकालूंगा स्टॉक ए का मीन। स्टॉक ए का मीन किस तरीके से निकलेगा? मेरे पास 30% प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास 12 आ जाए, तो मेरे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 30%। उस तरीके से मेरे पास 40% प्रोबेबिलिटी है कि 8% आ जाए, तो 8% मल्टीप्लाई बाय 40%, तो मेरे पास आ गया 3.2%। उसी तरीके से मेरे पास 6% मल्टीप्लाई बाय 30% मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, तो मेरे पास 6% मल्टीप्लाई बाय 30% दैट इज़ 1.8। क्लियर हो गया सर? यहाँ तक आपके पास, और इन तीनों को मतलब 3.6 प्लस 3.2 प्लस मेरे पास 1.8, इन तीनों को ऐड करा तो मेरे पास आ गया क्या चीज़? 8.6%। तो ये मेरे पास हो जाएगा मीन। क्लियर हो गया सर? किस तरीके से निकाला आपने? सिंपली क्या करा, पहले मेरे पास 12%,
उसको मल्टीप्लाई कराया आपने किस चीज़ से, मेरे पास जो है 30%, 12 मल्टीप्लाई बाई 30% मेरे पास 3.6 आ गया। उसके बाद आपने क्या करा, आपने 8% उसको आपने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, उसने बोला 40% से, तो मेरे पास 3.2 आ गया। उसके बाद आपने क्या करा, मेरे पास 6% उसको आपने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, मेरे पास 30% से, तो मेरे पास क्या आ गया 1.8%। तो 1.8% प्लस 3.2% प्लस मेरे पास 3.6%, इन तीनों को ऐड करा तो मेरे पास आ गया 8.6%। अच्छा 8.6% मेरे पास क्या है, मीन। किस चीज़ का मीन है सर, मेरे पास स्टॉक ए। पहले मैं स्टॉक ए को सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास स्टॉक ए का मीन है। क्लियर हो गया। अच्छा अब आपने निकाल लिया मीन, अब आपने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं आपको फॉर्मूला ऊपर भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा मैं आपको वन नोट पे भी उसका फार्मूला बता देता हूँ किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। अब देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला किस तरीके से आता है, मेरे पास देखें आपने ये लगाया रेडिकल, रेडिकल के आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब ये मेरे पास हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, उसमें मेरे पास एक्चुअल नंबर क्या आ रहे थे। एक्चुअल नंबर फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ एक्स माइनस मेरे पास मीन क्या है x1, ठीक है, इसका मैं ले लेता हूँ स्क्वायर। फिर मैं इसमें ऐड करता हूँ क्या चीज़, मेरे पास प्रोबेबिलिटी, कोई भी दूसरे वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी होगी उसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ एक्स माइनस, मतलब एक्स जो उसकी वेरिएबल होगा माइनस x1, मेरे पास x1 हमेशा क्या होता है मेरे पास मीन, उसको मैंने लिया स्क्वायर। उसी तरीके से मैं ऐड करता हूँ क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी मेरे पास जो भी आ रही होगी, फिर मेरे पास x माइनस उसके बाद x1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया सर। यहाँ से ये मेरे पास क्या निकल रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का मेरे पास सिंबल क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा लिखते हैं इस तरीके से, क्लियर है, 6 की तरह लिखते हैं सिग्मा। अच्छा अब मैंने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालता हूँ मैं, मैंने लिखनी है प्रोबेबिलिटी। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल इस सवाल के अंदर मेरे पास गिवन है क्या चीज़, स्टॉक ए का यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टॉक ए का क्या है 12% है, उसका मीन मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज़ 8.6%। 12, 8 और 6, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है 12% माइनस 8.6%। फिर मेरे पास क्या है, दूसरा है 8 और तीसरा है 6, तो मैंने लिख देना है प्रोबेबिलिटी है उसको भी इग्नोर करता हूँ, 8 माइनस 8.6%। क्लियर है, उसने बोला फिर उसको स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर मैं उसमें ऐड करता हूँ क्या चीज़, मेरे पास 6% माइनस उसने बोला 8.6%। क्लियर हो गया, इन तीनों का मैंने लेना है स्क्वायर। अच्छा दूसरा मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, मतलब अगर मैं पहले पे चल रहा हूँ तो मतलब मेरे पास पहले वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या है 30, दूसरे की है 40 और तीसरे की क्या है 30, तो मैं सीधा सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, दैट इज़ मेरे पास 0.3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर मेरे पास आ गया 0.4, फिर मेरे पास आ गया क्या चीज़ 0.3। क्लियर हो गया सर। उसके बाद मैंने लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, मेरे पास आपने 12% माइनस 8.6%, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 12% माइनस 8.6%, तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाता है 0.034। तो मैं पहले तो इधर एज इट इज़ ये बना देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज़ 0.3, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, 0.034 का स्क्वायर, प्लस मैंने एज इट इज़ लिख दिया 0.4, मेरे पास आ रहा था 0.4 लिख दिया। फिर मेरे पास 8.8% उसमें से लेस करा क्या चीज़, मेरे पास 8.6%, तो 8% लेस 8.6%, तो मेरे पास क्या गया 0.006 का परसेंट, 0.6 का स्क्वायर कर दूँ। फिर मेरे पास आ गया 0.3, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से, मेरे पास 6% माइनस 8.6%, उसने बोला मेरे पास क्या आ गया, दैट इज़ मेरे पास 0.026, तो मैंने लिख दिया 0.026, तो मेरे पास आ गया स्क्वायर। क्लियर हो गया सर। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, जी सर, उसके बाद आपने क्या करना है, मेरे पास था 12% माइनस 8.6%, तो मेरे पास आ रहा था क्या चीज़ 0.034, उसका मैंने ले लिया आंसर का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 0.001। तो मेरे पास जो, अब मैं क्या कर रहा हूँ सर एज इट इज़ करते जा रहा हूँ, ये मेरे पास सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0.3, उसको आ गया क्या चीज़ 0.001। क्लियर हो गया। अच्छा मैं थोड़ा सा और नीचे मूव कर जाता हूँ, मैं एज इट इज़ एक एक पार्ट को सॉल्व करता रहूँगा, तो फिर ताकि मुझे कैलकुलेटर बार बार यूज़ करना ना पड़े। क्लियर, तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ ये लिख देता हूँ। फिर मेरे पास 0.0001 आ रहा था, उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया, दैट इज़ किस चीज़ से 0.3 से, तो
तो मेरे पास आ गया 0.035%। क्लियर है। उसके बाद मेरे पास क्या था, उसने बोला 0.4, उसके आपने क्या करना है, मेरे पास 8% माइनस 8.6%, इसका जो भी आंसर आया उसने आपने उसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया मेरे पास हर डिजिट्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 0.00036। मैंने इसको परसेंटेज टर्म से रिमूव कर दिया, इस वजह से ऐसा आ रहा है 0.3। इसके आपके पास क्या आ रहा है 0.026, उसने बोला मेरे पास क्या था 6% माइनस 8.6%। मेरे पास जो भी आंसर आ रहा है उसका मैं एज इट इज़ ले लेता हूँ स्क्वायर, तो मेरे पास आ रहा है क्या चीज़, तो मेरे पास आ रहा है सर ये मेरे पास 0.0000676। क्लियर हो गया। अच्छा, जो भी आ रहा था मेरे पास, जैसे कि इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से 0.3 से, तो मेरे पास ये आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है क्या चीज़ 0.0002028। मैं 3 डिजिट तक यूजुअली लिखता हूँ क्योंकि, लेकिन मेरे पास शुरू के 3 डिजिट जीरो में आ रहे थे, इसलिए मैं इसको लंबी कर रहा हूँ। तो और मेरे पास क्या था 8% माइनस 8.6%, उसने बोला जो भी आया उसका मैंने स्क्वायर ले लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 0.4 से, तो मेरे पास सर इधर आ रहा है यूजुअली क्या आ रहा है मेरे पास 0.000014440। क्लियर हो गया। इस तीनों को इसी तरीके से मैं इन तीनों को ऐड करूँगा, इन दोनों का जो ऐड आएगा उसको मैं अंडर रूट ले लूँगा, इस तरीके से मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, मेरे पास क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो इस वजह से ताकि मेरी एक्यूरेसी रहे, तो इसलिए मैंने उसको एक्सेल के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व किया। तो स्टैंडर्ड में डेविएशन मैं आपको एक्सेल पे दिखा देता हूँ किस तरीके से है। आपने एक्चुअल माइनस मीन निकालना, तो मेरे पास एक्चुअल क्या था, स्टॉक ए का 12 था और मीन उसका क्या था मेरे पास 8.6 था, तो 12 माइनस 8.6 हो गया। ठीक है, मेरे पास एक्चुअल माइनस मीन, उस तरीके से आपने क्या किया था। फिर सेकंड का क्या था, एक्चुअल माइनस मीन, एक्चुअल मेरे पास था 8%, लाइस मेरे पास मीन क्या था 8.6%, तो मेरे पास आ गया 8 माइनस 8.6%। उस तरीके से मेरे पास तीसरा क्या था 6% लेस 8.6%, तो मेरे पास 6% लेस 8.6% कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया 0.03, 0.01 और मेरे पास 0.03। अब मेरे पास 0.03 जो भी आया था 0.03 का मैंने स्क्वायर ले लिया। जब मैंने 0.03 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया कुछ मेरे पास डिजिट्स में आंसर आ रहा है, मैंने इसको पॉइंट्स में रखा। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स पे करूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब मेरे पास जो भी आंसर आ रहा था उसकी मैंने क्या करा, मैंने उसको मल्टीप्लाई कराया उसकी प्रोबेबिलिटी से। उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास थी 30%, तो मैंने उसको 30% से मल्टीप्लाई कराया। सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी थी मेरे पास 40%, तो मैंने उसको 40% से मल्टीप्लाई कराया। और तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 30%, तो मैंने उसको 30% से मल्टीप्लाई कराया। क्लियर हो गया। मैंने इन तीनों का लिया तो मेरे पास आ गया क्या चीज़ 0.06%। जब 0.06% की मैंने अंडर रूट लिया तो मेरे पास आ गया 2.37%। क्लियर हो गया। जब मैंने इसका क्या लिया अंडर रूट लिया तो मेरे पास क्या आ गया 2.37%। क्लियर हो गया। अंडर रूट किस तरीके से लेता हूँ, एक तो अंडर रूट का मेरे पास तरीका होता है, मेरे पास एक्सेल में उसका ऑप्शन है नहीं, मैंने डायरेक्ट उसका अंडर रूट जो निकाला है मैंने डायरेक्ट उसका कैलकुलेटर से निकाला, तो मेरे पास कैलकुलेटर के थ्रू उसका अंडर रूट का आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2.37%। क्लियर हो गया। अच्छा, मेरे पास ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ चुका है और मेरे पास मीन आपने निकाल लिया कि मेरे पास मीन ये आ रहा है 8.6% आ रहा है और स्टैंडर्ड डिवीजन मेरे पास क्या आ रहा है 2.37% आ रहा है। अब देखें भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आपके फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डिवीजन आपने उठाया, आपके पास आ रहा था 2.37%, तो मैंने उठा के एज इट इज लिख दिया 2.37%। और मेरे पास मीन आ रहा था दैट इज 8.6%, तो मैंने उठा के लिख दिया 8.6%। जब मैंने 2.37% को डिवाइड करा 8.6% से, तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया क्या चीज़ 27.61%। क्लियर हो गया। मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ गया 27.61%। अब क्योंकि सर मेरे पास स्पेस कम है, बल्कि ऐसा करें उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें। अब देखें,
सर स्टॉक ए का मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने निकाल लिया है कि आपके पास क्या आ रहा है। क्लियर है। कुछ टाइम के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। अच्छा, स्टॉक ए का आपने निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरे पास आ रहा है 27.61%। अब मुझे निकालना है क्या चीज़, मुझे निकालना है स्टॉक बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब वो स्टॉक बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैं किस तरीके से निकालूंगा, देखें मेरे पास प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, तो मैंने वही करा। मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटीज़ थी, पहले मीन निकालना। मीन किस तरीके से निकाला, 5% मल्टीप्लाई बाई 30%। फिर आपने करा क्या चीज़, 4% मल्टीप्लाई बाई 40%। फिर मैंने क्या करा, मेरे पास 3% मल्टीप्लाई बाई 30%। इन तीनों का मैंने परसेंटेज ली और फिर ये तीनों परसेंटेज जो आ रही थी इन सबको मैंने ऐड कर दिया। ऐड किस तरीके से किया, 1.5 प्लस मेरे पास 1.6 प्लस मेरे पास 0.9%। इन तीनों को ऐड करा तो मेरे पास आ गया मीन, जो कि मेरे पास है 4%। 4% मेरे पास मीन क्या आ गया, 4%। अब देखिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालना है, मेरे पास एक्चुअल आपके पास क्या वेरिएबल आ रहा था, लेस मीन। मेरे पास एक्चुअल आ रहा था 5%। 5% में से मैंने लेस किया क्या चीज़, 4%, जो मेरे पास था मीन। क्लियर हो गया। सेकंड मेरे पास क्या था, 4%, तो 4% में से मैंने लेस करा क्या चीज़, 4%। क्लियर हो गया। तीसरा मेरे पास क्या था, 3%, जो मेरे पास ये लिखा 3%, उसमें से लेस करा मैंने 4%। इधर लिखा हुआ भी है कि 5% लेस 4%, 4% लेस 4% और 3% लेस 4%। 4% जो है वो मेरे पास मीन है, और मेरे पास 543 जो है वो मेरे पास स्टॉक बी की वैल्यू है। कि पहले वैल्यू क्या है 5%, दूसरी वैल्यू है मेरे पास 4% और तीसरी वैल्यू है मेरे पास 3%। क्लियर हो गया। जब मैंने 5% माइनस 4% किया तो मेरे पास आ गया 1%, जो कि मेरे पास 0.01 होता है। क्लियर हो गया। 4% लेस 4% किया तो मेरे पास 0% आ गया, और जब मैंने 3% लेस 3 में से 4 निकाला तब भी मेरे पास 1% आ गया है। क्लियर हो गया। अब मेरे पास जो भी आया उसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे पास 0.01 का मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास 0.001 हो गया होगा। उसी तरीके से इसका स्क्वायर रूट लिया तो 0, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास वही सिमिलरली 0.01 आ गया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास जो भी इन एक्चुअल आ रहा था उसको मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कराया। तो मेरे पास ये वाली फिगर को मैंने मल्टीप्लाई कराया उसकी प्रोबेबिलिटी से, जो कि मेरे पास है 30%। सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कराया जो कि मेरे पास है 40%, और तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कराया जो कि मेरे पास है 30%। क्लियर। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को जब मैंने ऐड करा तो मेरे पास आ गया 0.01%। अब जब 0.01% का मैंने अंडर रूट लिया, अंडर रूट का मतलब क्या होता है सर, इसकी पावर मेरे पास क्या चीज़ 1 डिवाइडेड बाय, इसकी पावर मेरे पास क्या होती है सर 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास जब मैंने 1 डिवाइडेड बाय 2 किया तो मेरे पास क्या आ गया 0.77%। क्लियर हो गया। मेरे पास इसका मीन क्या आ गया 4 था, मेरे पास का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया मेरे पास 0.77%। क्लियर हो गया सर, होपफुली इस सवाल को क्लियर होगा। अब मेरे पास आपने निकालना है क्या चीज़, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने किस तरीके से निकालते हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या है 0.77%, और आपका मीन क्या है देखिए, जो कि मेरे पास मीन क्या है इसका है 4%। मेरा मीन क्या है सर इसका, मेरा मीन है 4%। तो 0.77% डिवाइडेड बाय 4% किया तो मेरे पास आ गया 19.36%। 19.36%। अब देखिए मेरे पास दोनों का, मैं इन चीज़ों को हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही रहे। अब देखें मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टॉक ए का क्या आ रहा है और स्टॉक बी का क्या आ रहा है। तो आपने निकाला सर मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टॉक ए का मेरे पास है, स्टॉक ए का सर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है मेरे पास स्टॉक ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 27.61% है, और मेरे पास स्टॉक बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 19.36% है। अब देखें जिसका मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है कम रिस्की है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। जिसके मेरे पास परसेंटेज कम आ रही है, जिसकी मेरे पास वैल्यू कम आ रही है, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिस्की होता है। जितना कम होगा उतना रिस्की होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। क्लियर हो गया सर, होपफुली ये सवाल आपको क्लियर होगा। ये मैंने इसकी वर्किंग भी आपसे शेयर कर दूंगा। जब तक मैं इसको एक दफ़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको कोई समझना हो तो समझ लें, कॉपी करना जब से आप कॉपी भी कर लें। क्लियर है। कि एज इट इज़ मैंने इसका रॉ डेटा ड्राफ्ट कर लिया था। ये उसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है, जो कि मेरे पास मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन है। मीन मैंने किस तरीके से निकाला, आगे उसके फॉर्मूलेज भी डिफाइड कर दिए हैं। मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने किस तरीके से निकाला वो भी डिफाइन कर दिया। अभी आपके पास 0.0% आ रहा है, लेकिन अगर मैं उसको परसेंटेज टर्म्स में लिखूँ तो मेरे पास आपके पास 0 नहीं आएगा। क्लियर है। इसको कॉपी कर लें, फिर आगे मूव करूँ। उसी तरीके से स्टॉक बी आ गया। स्टॉक बी का मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला, वो भी आ गया। स्टॉक बी का स्टैंडर्ड डिवीजन मेरे पास क्या था
मीन भी आ गया और मेरा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया है। ठीक है, जब मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरीके से निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करता हूँ मीन से, तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलता है। अच्छा, दोनों आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दिए। स्टॉक ए का मेरे पास आ रहा है 27.61%, स्टॉक बी का आ रहा है मेरे पास 19.39%। अच्छा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरे पास कम होगा वो मेरे पास सबसे ज़्यादा रिस्की होगा। इस तरीके से मेरे पास स्टॉक बी जो है वो ज़्यादा रिस्की है क्योंकि उसका परसेंटेज जो है वो कम आ रही है। क्लियर हो गया सर? होपफुली आपको ये सवाल क्लियर होगा। अगर नहीं भी सवाल हो क्लियर हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।